अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं मार्केट स्ट्रक्चर्स के जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और ये मेजॉरिटी 2023 के ही क्वेश्चंस हैं। वैसे तो आपको 2023 के ईयरली पेपर्स करने चाहिए, सेक्शन ए बी सी सब करने चाहिए। टॉपिकल में सारे लेटेस्ट ही करा रहा हूँ, कोई पुराना सवाल मैं नहीं करा रहा। अब जैसे ये एक नवंबर 23 का क्वेश्चन है, पेपर 4 वेरिएंट 2, क्वेश्चन नंबर 3। द मॉडल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन is the ideal form of market structure because it is the most efficient। सही है। तो इसने एक स्टेटमेंट मुझे सवाल में दिए जिसमें ये कह रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन का जो मॉडल है वो सबसे आइडियल फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है बिकॉज इट इज द मोस्ट एफिशिएंट। जब भी पेपर में एफिशिएंसी की बात करेगा तो यू विल कंसिडर दिस एज इकोनॉमिक एफिशिएंसी व्हिच इज प्रोडक्टिव प्लस एलोकेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ आपको सबसे पहले यहाँ पर चाहिए, और आगे लिखा हुआ हेल्प ऑफ डायग्राम्स इवैल्यूएट दिस स्टेटमेंट। 20 मार्क का सवाल है तो 14 मार्क में हम पहले अग्री करेंगे व्हिच इज असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 एंड असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2। तो मैं एफिशिएंसी डिफाइन करूंगा प्रोडक्टिव एंड एलोकेटिव। क्योंकि ये एक मार्केट स्ट्रक्चर का सवाल है तो मैंने एमसी और एमएससी, एआर और एमएसपी लिख दिया है। वैसे मार्केट स्ट्रक्चर के सवालों में आपको असूलन जो है ना वो एमसी और एआर वाली सिनेरियो से देखना चाहिए, क्योंकि एलोकेटिव एफिशिएंसी को दो तरीकों से देख सकते हैं। या तो आप एमएसपी इज इक्वल्स टू एमएससी से देखते हो, या आप उसको एमसी इज इक्वल्स टू एआर से देखते हो। तो मैंने आपको बताया भी था कि मार्केट फेलियर के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें आप एलोकेटिव एफिशिएंसी को इस तरीके से पोर्ट्रे करो, पर जो मार्केट स्ट्रक्चर के सवाल हैं तो उसमें आप इस तरीके से पोर्ट्रे कर सकते हो, मतलब बेहतर होगा। ठीक है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता अगेन। और आपने फिर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी में एवरेज टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करके दिखा दिया। वैसे तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के हर पॉइंट को प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कहते हैं। तो बेसिकली मैंने तो यहाँ पर एमईएस दिखाया हुआ है, पर वही बात है, हम स्मॉल फर्म्स की बात कर रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन में स्मॉल साइज फर्म्स होती हैं तो इतनी लंबी हम करेंगे नहीं प्रोडक्टिव एफिशिएंसी में। ठीक है, बोथ इफ बोथ आर टुगेदर अचीव्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी अचीव हो चुकी है। अब आप अपने आंसर को परफेक्ट कंपटीशन पे लेके आओगे, क्योंकि सवाल में तो आप उसको अग्री करोगे कि हाँ भाई परफेक्ट कंपटीशन है सबसे आइडियल फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। तो आपके 14 मार्क की स्टेटमेंट में तो ये सारी बातें आएंगी कि हाँ परफेक्ट कंपटीशन सबसे बेहतरीन होता है। तो यू डिफाइन परफेक्ट कंपटीशन, यू एक्सप्लेन इट्स फीचर्स, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, परफेक्ट नॉलेज है। सही है, परफेक्ट नॉलेज है। ठीक है, जरूर नहीं है बेटा, वो एक जनरल डायग्राम है बेटा, संगम कोई मार्केट स्ट्रक्चर से लिंक नहीं है, वो एलोकेटिव एफिशिएंसी का डायग्राम है। परफेक्ट नॉलेज होती है, नो बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट होता है, कोई संक कॉस्ट नहीं है तभी नो बैरियर्स होते हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है बिकॉज कंज्यूमर्स हैव परफेक्ट नॉलेज। तो फिर आप उसको बताओ कि इक्विलिब्रियम इन अ परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट इज एमसी इज इक्वल्स टू एमआर। तो एमसी इज इक्वल्स टू एमआर की थोड़ी बेसिक नॉलेज हम दे सकते हैं, और उसके बाद वो है जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट पूरा आप समझा दो जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन का होता है। अच्छा, जब आप ये चीजें समझा रहे होगे, सही है, जब आप ये चीजें समझा रहे होगे तो जाहिर सी बात है आपका मिस्टर डार्प बनेगा। सही है, आपको याद होगा परफेक्ट कंपटीशन में हम मिस्टर डार्प बनाते हैं। ठीक है, तो मिस्टर डार्प आप बनाते हो, प्राइस इज इक्वल्स टू एआर इज इक्वल्स टू एमआर इज इक्वल्स टू डिमांड, तो मिस्टर डार्प बनेगा। फिर आप एक मार्जिनल कॉस्ट बनाओगे, उसके बाद जो है एमसी इज इक्वल्स टू एमआर वाला पॉइंट शो करोगे, फिर उसको बताओगे कि व्हाई दिस इज नॉट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। फिर यहाँ पर आप बताओगे व्हाई दिस इज नॉट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, और इन दी एंड उसको बोलोगे कि भाई ये सबसे बेस्ट पॉइंट होता है अगर आपको अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो ये आपने सारी बेसिक जो है उसको बता दिया। बेटा नए नए एक्सपेरिमेंट्स इतने एंड में नहीं करते कि ये डायग्राम उससे ज्वाइन कर लूँ, वो डायग्राम उससे ज्वाइन कर लूँ। इंसान के बच्चों की तरह बेटा सवाल समझ लो तो बेहतर होगा। ये साल के शुरू में बातें करते तो अच्छी लगती, अब ना करें ऐसी बातें बेकी बेकी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है, क्या बोल रहे हैं अब्दुल्ला बेटा, सेम आपके जैसा आंसर लिख के आए तो कितने मार्क्स स्कोर हो सकते हैं? बेटा मेरे जैसा आंसर लिखोगे तो आपके 2 मार्क आएंगे। बिल्कुल ही कोई फालतू बात करिए, जाहिर सी बात है फुल आएंगे बेटा, मैं आंसर लिख रहा हूँ ना, मैं क्या 2 मार्क वाले आंसर दूंगा आपको? थोड़ा सुन लो ना बेटा चुपचाप पहले यार, फालतू सवाल पूछ रहे हो। अच्छा, फिर उसके बाद जो है आप क्या करोगे, आप उसको शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का डिफरेंस बताओगे। आप उसको बताओगे कि भाई शॉर्ट रन में शॉर्ट रन कंडीशंस होती हैं, लॉन्ग रन में एंट्री एंड एग्जिट मैकेनिज्म होता है, अगर आपको याद हो परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है, तो मेरा पॉइंट आपको रिवाइज कराना नहीं है, मैं आपको स्ट्रक्चर सिखा रहा हूँ। तो आपने शॉर्ट रन कंडीशंस उसको सारी एक साथ समझाई एक ही डायग्राम में। बच्चे अक्सर जो हैं वो अलग अलग डायग्राम बनाते हैं शॉर्ट रन कंडीशंस में, तो ये बेवकूफी आप ना करना। ये फुली एक्सेप्टेड डायग्राम है, कोई मसला नहीं है। आप अलग अलग 4 डायग्राम बनाओगे, आपका बहुत वक्त बर्बाद होगा। एक ही ग्राफ में आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स बताओगे, एक ही डायग्राम में आप नॉर्मल प्रॉफिट्स बताओगे, एक ही डायग्राम में आप जो है वो सब नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस बताओगे, और एक ही डायग्राम में आप लास्ट ऑपरेटिंग पॉइंट बताओगे। तो ये सारे पॉइंट समझाने के बाद जो है अब आप अपने आंसर को एंटर करोगे लॉन्ग रन में।
लॉन्ग रन कंडीशंस में आप क्या बताओगे कि परफेक्ट कंपटीशन लॉन्ग रन कंडीशन होती है जहां पर नॉर्मल प्रॉफिट अचीव होता है। तो आपको एंट्री एंड एग्जिट मैकेनिज्म पूरा समझाना है। ये बार बार मैं अपने फॉर्मेट्स में लिखूंगा नहीं कि लॉन्ग रन समझा दो खाली, तो लॉन्ग रन के साथ आपको एंट्री एग्जिट मैकेनिज्म पूरा समझाना पड़ेगा। विदाउट एंट्री एंड एग्जिट मैकेनिज्म आप लॉन्ग रन परफेक्ट कंपटीशन का नहीं समझा सकते। सो यू नीड टू मेंशन द एंट्री एंड एग्जिट मैकेनिज्म। अब अगर आप वापस सवाल देखो ना, तो सवाल की रिक्वायरमेंट पे अब पहुंचे हम, क्योंकि सवाल में कह रहा है द मॉडल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज द आइडियल फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज द मोस्ट एफिशिएंट। तो सवाल यही था कि परफेक्ट कंपटीशन सबसे एफिशिएंट है, पर मैं डायरेक्टली तो उसको नहीं बता सकता था। तो मैं, और क्योंकि ये एक ही मार्केट स्ट्रक्चर पे पूरा क्वेश्चन है, तो मुझे लंबी करनी पड़ेगी। मैं परफेक्ट कंपटीशन बताऊंगा, मैं एफिशिएंसी बताऊंगा, मैं शॉर्ट रन कंडीशंस बताऊंगा, फिर मैं शॉर्ट रन कंडीशन से होता हुआ लॉन्ग रन कंडीशन पे जाऊंगा, और लॉन्ग रन कंडीशन बताने के बाद मैं उसको बताऊंगा कि देखो एफिशिएंसी इज अचीव्ड इन द लॉन्ग रन। क्योंकि आप देखो जो लॉन्ग रन नॉर्मल प्रॉफिट परफेक्ट कंपटीशन का होता है, उसमें आपकी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी भी अचीव होती है और उसमें आपकी एलोकेटिव एफिशिएंसी भी अचीव होती है। सो बोथ ऑफ दीज एफिशिएंसीज आर अचीव्ड इन द लॉन्ग रन इन परफेक्ट कंपटीशन। अब ये कह रहे हैं कि क्या सबसे आइडियल फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर परफेक्ट कंपटीशन ही होता है। तो अब आप उसको बताओ कि नहीं भाई जरूरी नहीं है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में अपनी बहुत बुराइयां हैं। ये जो अजम्पशंस आप ले रहे हो ये रियलिटी में तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते नहीं है, डिफरेंशिएशन होती है, इनफाइनाइट प्रोड्यूसर्स पॉसिबल नहीं है, परफेक्ट नॉलेज होती नहीं है, रियलिटी में एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है। द बायर ऑलवेज नोज, द सेलर ऑलवेज नोज मोर देन द बायर, ठीक है। नो बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट पॉसिबल ही नहीं है, सम कॉस्ट रियलिटी में होती है, एडवर्टीजमेंट रियलिटी में होती है, इट डज डिस्टॉर्ट द डिसीजन मेकिंग ऑफ कंज्यूमर्स, सो द assumptions आर नॉट रियलिस्टिक। सो यू नीड टू कंपेयर दिस विद अदर मार्केट स्ट्रक्चर। आप कोई एक और मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जैसे मोनोपोली आप इवैल्यूएशन। जिस तरह नहीं हम जब इन्फ्लेशन की पॉलिसीज कर रहे होते हैं तो हम एंड में बोलते हैं कि यार सप्लाई साइड पॉलिसी एक ऑल्टरनेटिव पॉलिसी है, तो यहाँ पर भी आप इवैल्यूएशन में मोनोपोली का जिक्र कर सकते हो, पर अगर नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्ट आपको इसकी इवैल्यूएशन दिखाऊं ना, आंसर की स्ट्रक्चरिंग तो बहुत बेसिक है। देखो इवैल्यूएशन पॉइंट्स मैंने बहुत लेके मैं आप बीच में से उड़ा भी सकते हो, कोई मसला नहीं है। एक पैराग्राफ में ना मैंने सारे उसको परफेक्ट कंपटीशन की अजम्पशंस को अपोज कर दिया, ठीक है। अब ये जो इवैल्यूएटिव कॉमेंट है ना, ये आपको कम से कम भी 4 मार्क तो देगा, ठीक है, क्योंकि आपने सारी अजम्पशंस को अपोज कर दिया। और जब आप कंक्लूजन लिखोगे तो आपके मार्क्स पूरे हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। पर वही बात है, आपने जो है दूसरे मार्केट स्ट्रक्चर को जब आप इंट्रोड्यूस करोगे ना तो थोड़ा और बेहतर होगा। तो दूसरे मार्केट स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस कर दो मोनोपोली को, और मोनोपोली का आप डायग्राम भी बना के दिखा सकते हो कि मोनोपोली जो है ना वो देखो इनएफिशिएंट होती है। रियलिटी में आप उसको बोलो कि ये एफिशिएंसी वाली चीजें एग्जिस्ट करती नहीं है, रियलिटी इज इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो आप फिर ये वाला ग्राफ दिखा सकते हो कि मोनोपोलीज जो हैं वो एमसीज इक्वल्स टू एमआर पे ऑपरेट करती हैं। सही है, मोनोपोलीज जो हैं वो एमसीज इक्वल्स टू एमआर पे ऑपरेट करती हैं। इनको असूलन चाहिए ये लोग एमसीज इक्वल्स टू एआर पे ऑपरेट करें, पर वो क्यों करेंगी, वो कभी भी नहीं करेंगी। तो आप उसको बोलो पहली बात तो ये जो आप कह रहे हो ना आइडियल फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर परफेक्ट कंपटीशन है, तो पहले तो आप इस चीज को समझो कि परफेक्ट कंपटीशन तो रियलिटी में होता ही नहीं है, पहली चीज। फिर उसके बाद आप उसको बोलो रियलिटी तो इम्परफेक्ट कंपटीशन है इवैल्यूएशन में। तो इवैल्यूएशन के लिए ये डायग्राम मैंने बनाया है, इसको मैं इवैल्यूएशन से कनेक्ट करूंगा, बना मैं ऊपर ही दूंगा, कनेक्ट उसको बाद में करूंगा। अगर आप पेपर में फॉर एग्जांपल मोनोपोली का जिक्र नहीं करते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी आपको इवैल्यूएशन में मार्क्स मिल जाएंगे जो आपको बताई गई है, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा आपका पॉइंट है जो आपके आंसर को इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है। फिर ये एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये सवाल पुराना है, तो 23 का नहीं है, फिर इसको मैंने नए फॉर्मेट में चेंज किया, ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आ सकते हैं, पर वो ये पूरा सेम ही आंसर है एक तरह से। द मार्केट स्ट्रक्चर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन विल डिलीवर बोथ एलोकेटिव एंड प्रोडक्टिव एफिशिएंसी इन द लॉन्ग रन। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। Analyze the validity of this statement and assess the view that the model and its outcomes are meaningless because it does not reflect reality. Now, ये इवैल्यूएशन में मैं उसको बात करूंगा कि बोलूंगा हाँ यार ये बिल्कुल सही कह रहा है, मीनिंगलेस है और रिफ्लेक्ट रियलिटी तो नहीं करता। पर परफेक्ट कंपटीशन की सबसे खास बात क्या होती है, जो ऊपर वाले आंसर में भी आपको इवैल्यूएशन में लिखनी चाहिए, कि इट इज द मोस्ट आइडियल फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर जो एग्जिस्ट करना चाहिए पर करता नहीं है। तो आप उसको बोलो कि इट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन पर्पसेस। आपकी बुक में भी ये चीज लिखी हुई है कि परफेक्ट कंपटीशन का जो असल यूज है वो कंपैरिजन है। इम्परफेक्ट कंपटीशन की इम्परफेक्शंस आपको कभी समझ ही नहीं आएंगी जब तक आपको परफेक्ट मार्केट के बारे में नहीं पता होगा। जिस तरह आपको इम्परफेक्ट लेबर मार्केट नहीं समझ आएगा जब तक परफेक्ट लेबर मार्केट नहीं होगी। सो यू नीड अ बेंचमार्क जिससे आप अपनी सारी चीजों को कंपेयर करते हो, ठीक है। बिल्कुल कह सकते हो अब्दुल राफी, वही बात है, इट इज यूज्ड एज अ बेंचमार्क फॉर कंपैरिजन। तो वही पूरा सेम आंसर है, वही पूरा सेम आंसर है, बस कंक्लूजन को हम थोड़ा चेंज करेंगे।
बाकी सारी चीजें सेम ही है, सेम डायग्राम्स हैं, हर चीज सारी सेम है, बस कॉन्क्लूसिव स्टेटमेंट चेंज होगी। यहाँ पर भी अगर मैं चाहूँ तो एक दूसरा मार्केट स्ट्रक्चर लेके आ सकता हूँ, पर अगेन मुझे जरूरत नहीं है इस सवाल में खास करके, बस खाली कंक्लूजन की गेम है यहाँ पे। देखो क्या लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू कंक्लूड द मॉडल इज थ्योरेटिकल, हाउएवर द मॉडल एंड इट आउटकम्स आर नॉट मीनिंगलेस एज दे आर यूजफुल व्हेन कंपेयरिंग विद अदर मार्केट स्ट्रक्चर्स लाइक मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक एज डिस्कस्ड इन द इवैल्यूएशन अबव, देयर इज नो मार्केट वेयर ऑल द कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट, मेकिंग इट अनरियलिस्टिक। सो यू डोंट नीड टू मेंशन मोनोपोली इन दिस क्वेश्चन, अगर आप नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। तो सेम क्वेश्चन से एक तरह से कोई फर्क नहीं था, ठीक है बेटे समीर, उसके लिए आपको क्रैश कोर्स की वीडियो देखनी पड़ेगी बेटे, रिवीजन नहीं हो सकता इतने शॉर्ट टाइम में। रिसोर्सेज आपके पास सारी हैं, थोड़ी मेहनत करें जिंदगी में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है ये, इवैल्यूएट द व्यू दैट मोनोपोलिस्टिकली कंपैरेटिव फर्म्स will always charge lower prices and operate more efficiently than a monopoly firm। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, फिर आप गौर से उसको पढ़ लेना सही से। अब ये एक नवंबर 23 का क्वेश्चन है, पेपर 4 वेरिएंट 3। इवैल्यूएट द व्यू दैट मोनोपोलिस्टिकली कंपैरेटिव फर्म्स विल ऑलवेज चार्ज लोअर प्राइसेस एंड ऑपरेट मोर एफिशिएंटली देन अ मोनोपोली फर्म। तो पहले तो आप 14 मार्क की स्टेटमेंट में अग्री करोगे और 14 मार्क में आप उसको बताओगे कि हाँ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइसेस कम होती हैं और वो ज्यादा एफिशिएंट होती हैं, और मोनोपोली जो है वो हाई प्राइसेस चार्ज करती हैं और वो लेस एफिशिएंट होती है। तो बेसिकली आप अपने पूरे 14 मार्क्स में मोनोपोलिस्टिक की तारीफें करोगे और मोनोपोली की बैंड बजाओगे। सो फर्स्ट यू नीड टू इंट्रोड्यूस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की मीडियम साइज फर्म्स होती हैं, ठीक है, कंपटीशन ज्यादा होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं, स्नॉब अपील ऑफ अ स्टोर होता है, तो ये सारे उसको फीचर्स बताओगे आप। फिर आप मोनोपोली के बारे में उसको बताओगे कि सिंगल डोमिनेंट फर्म है, ठीक है। की डिफरेंस बिटवीन एवरी मार्केट स्ट्रक्चर इज बैरियर्स टू एंट्री। जब भी पेपर में दो मार्केट स्ट्रक्चर एक साथ दे देगा तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जिसके थ्रू आप दो मार्केट स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करोगे वो बैरियर्स टू एंट्री है। मोनोपोली में देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री, मोनोपोलिस्टिक में द बैरियर्स टू एंट्री आर वीक। मोनोपोलिस्टिक परफेक्ट कंपटीशन के बहुत करीब है क्योंकि कंपटीशन यहाँ पर ज्यादा होता है, ठीक है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आप कहना कि बैरियर्स बहुत वीक हैं और मोनोपोली में बैरियर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। प्रोडक्टिव और एलोकेटिव एफिशिएंसी को डिफाइन करना, बिकॉज अगेन द क्वेश्चन इज फोकसिंग ऑन एफिशिएंसी, तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी की बात करना हमेशा। अब आप उसको बोलो हाँ भाई मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कम प्राइसेस चार्ज करती हैं, तो आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का शॉर्ट रन एब नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉन्ग रन नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम बनाओगे। तो शॉर्ट रन एब नॉर्मल प्रॉफिट का जो आपका डायग्राम होगा उसमें आप उसको शो करोगे। अच्छा, एक और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के डायग्राम्स की खास बात है, वो कभी भी आप भूलना नहीं, सही है, कभी भी आप भूलना नहीं, क्योंकि जो मोनोपोलिस्टिक कंपेटिटिव फर्म्स जो होती हैं वो उनकी डिमांड इलास्टिक होती है और जो मोनोपोली होती है उनकी इनइलास्टिक होती है, ठीक है। मोनोपोली में सिंगल फर्म होती है, मोनोपोलिस्टिक में मल्टीपल फर्म्स होती हैं। सवालों से मुझे अंदाजा हो रहा है कि बेटा आप सबकी तैयारी कैसे, आपको मार्केट स्ट्रक्चर्स याद ही नहीं है बेटा, काइंडली रिवाइज कर लें, थोड़ा पढ़ लें, पछतावा होगा बाद में बहुत ज्यादा। मतलब ये कोई टाइम नहीं है ये सवाल पूछने का जो आप पूछ रहे हैं मुझसे। तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की आप उसको नॉलेज देके शॉर्ट रन कंडीशंस बताओगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और एब नॉर्मल प्रॉफिट पूरा समझाना इसका, फिर उसका लॉन्ग रन समझाना। अब आप कैसे लिंक करोगे सवाल को, सवाल में कह रहा है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइजेस लो हैं। जब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइजेस लो हैं तो आप उसको कैसे समझाओगे। देखो मैं इस ग्राफ के थ्रू तो नहीं समझा सकता कि प्राइजेस लो हैं, मैं उसको जनरली बताऊंगा कि देखो कंपटीशन ज्यादा है तो जाहिर है प्राइजेस लो होंगी, आउटपुट हाई होगा, कस्टमर को चॉइसेस ज्यादा मिलेंगी। आप बेसिकली रिलेटिव चेंज बता रहे हो, आप बेसिकली कंपेयर कर रहे हो ना, आप बेसिकली कंपेयर कर रहे हो मोनोपोली विद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्लियर है चीज। स्क्रीन आ रही है, स्क्रीन एक मिनट रुको। अच्छा, फिर उसको आप ये भी बताना कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहीं ना कहीं एफिशिएंट होती है। नहीं मोनोपोलिस्टिक देखो अभी आपको 14 मार्क में ये नहीं बोलना कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज इनएफिशिएंट, भैया अब आप तो ये नहीं बोल सकते कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इनएफिशिएंट है, आपको बताना है कि एफिशिएंट है क्योंकि आप 14 मार्क में अग्री कर रहे हो। अब आप ये कैसे समझाओगे कि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फर्म्स एफिशिएंट होती हैं, तो आप उसको बोलोगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कंपटीशन ज्यादा होता है तो फर्म्स ट्राई टू अवॉइड एक्स इनएफिशिएंसी, ये लोग कोशिश करते हैं कि ये लोग एफिशिएंसी को अवॉइड करें। पहली चीज, ये मेहनत करने की थोड़ी कोशिश करते हैं क्योंकि उनको पता है कंपटीशन ज्यादा है। दूसरा आप उसको ये भी बोल सकते हो, दूसरा आप उसको ये भी बोल सकते हो कि भाई लॉन्ग रन में जो आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होता है उसमें ऑल द पॉइंट्स आर
प्रोडक्टिव एफिशिएंट। LRAC के जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एफिशिएंट ही होते हैं, प्रोडक्टिव। तो आप उसको ये वाली स्टेटमेंट भी दे सकते हो। अपने 14 मार्क पे कंटेंट में ये मत बताना कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एमसी इक्वल्स टू एमआर पे ऑपरेट करती है और उसको एलोकेटिव होना चाहिए। ये आप अपनी इवैल्यूएशन में बताओगे, या आप अपने आंसर में नहीं बताओगे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है वो एलोकेटिव एफिशिएंट जो है वो नहीं होती है। आपको ये नहीं बताना है, आप इवैल्यूएशन में बताओगे, क्योंकि आप अपने 14 मार्क में अभी अग्री कर रहे हो कि हाँ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की प्राइसेस कम है और एफिशिएंसी ज्यादा है, तो मैंने ये अग्री कर लिया। अब आप मोनोपोली की बैंड बजाओ। अब आप बोलो मोनोपोली में हाई प्राइसेस होती हैं और एफिशिएंसी लो होती है। कैसे? मोनोपोली जो है वो एमसी इज इक्वल्स टू एमआर पे ऑपरेट करके हाई प्राइसेस चार्ज करती है और एब नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाती है। हालांकि इसको चाहिए कि ये वाई पे ऑपरेट करे। पॉइंट वाई पे अगर आप देखो एमसी और एआर इक्वल है, क्योंकि ये क्यू पे ऑपरेट कर रही है विच इज एमसी इज इक्वल्स टू एमआर, और उसको ऑपरेट करना क्यू स्टार पे चाहिए विच इज एमसी इज इक्वल्स टू एआर। ये एक डेड वेट लॉस आ रहा है, क्योंकि मोनोपोली जो है वो एक तो अंडर एलोकेशन कर रही है, जान पूछकर आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट कर रही है, तो डेड वेट लॉस क्रिएट हो रहा है विच इज नो एलोकेटिव एफिशिएंसी। सही है, नो एलोकेटिव एफिशिएंसी। और दूसरा तुम बोलो दे आर चार्जिंग अ मच हायर प्राइस देन दे शुड बी, इसका मतलब प्राइस भी हाई चार्ज कर रहे हैं एज कंपेयर टू अ पब्लिक सेक्टर मोनोपोली। पब्लिक सेक्टर की मिसाल दे सकते हो, क्योंकि पब्लिक सेक्टर मोनोपोलीज आर एलोकेटेड, सो दे चार्ज हाई प्राइसेस एंड कन्वर्ट्स द कंज्यूमर सरप्लस इनटू देयर रेवेन्यू, क्योंकि देखो इतना सा कंज्यूमर सरप्लस रह गया। दूसरा एलोकेटिव एफिशिएंट नहीं है क्योंकि ये डेड वेट लॉस आ रहा है। तो आपने दो पॉइंट्स के थ्रू, इस ग्राफ के थ्रू पूरा एनालिसिस कर दिया कि मोनोपोली आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट करके हाई प्राइसेस चार्ज करती है, मोनोपोली एलोकेटिवली इनएफिशिएंट होती है। फिर आप ये भी कह सकते हो कि मोनोपोलीज आर एक्स इनएफिशिएंट। एक्स इनएफिशिएंट का क्या मतलब है कि लैक ऑफ कंपटीशन की वजह से ये लोग मेहनत नहीं करते, जिनकी वजह से इनकी एवरेज टोटल कॉस्ट भी ज्यादा होती है, क्योंकि इनको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। ये कहते हैं हम लोग मेहनत क्यों करें। ठीक है, तो आपने वापस सवाल पढ़ना है जब आप इवैल्यूएशन की तरफ जा रहे हो। मैंने उसको सवाल की स्टेटमेंट से अग्री कर दिया। मैंने बोला यस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन चार्ज लो प्राइस, यस दे ऑपरेट मोर एफिशिएंटली। फिर मैंने बोला मोनोपोली हाई प्राइसेस चार्ज करती है और लेस एफिशिएंट होती है। तो मैंने सारी बातों से उससे अग्री कर लिया। इवैल्यूएशन में मैं अपनी स्टेटमेंट को उलट कर दूंगा। इवैल्यूएशन में मुझे बताना होगा कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हमेशा लो प्राइस चार्ज नहीं करती, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है वो हमेशा लो प्राइस चार्ज नहीं करती, और मोनोपोली हमेशा हाई प्राइस चार्ज नहीं करती। बहुत ऐसे सिनेरियोज होते हैं, बहुत ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहां पर मोनोपोली जो है वो लो प्राइस चार्ज कर सकती है, क्योंकि वो डायनामिक एफिशिएंट होती है। दूसरा आप ये कह सकते हो कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में उन लोगों ने पैसा खर्च किया हुआ है, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल सेलिंग करो। बोलो कि दे माइट बी चार्जिंग लोअर प्राइसेस ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो क्या पता वो कंज्यूमर पे बेनिफिट पास ऑन कर रहे हो। क्या पता मोनोपोली डायनेमिक एफिशिएंट हो, तो एफिशिएंट भी होती है, लो प्राइसेस भी चार्ज करती है। फिर आप ये भी कह सकते हो कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हमेशा एफिशिएंट थोड़ी होते हैं, तो आप उसको फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लॉन्ग रन वाले ग्राफ से कनेक्ट करना। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो लॉन्ग रन वाला ग्राफ होता है, उसमें अगर आप इसको बना के देखो तो कैसे बनाते थे, डिमांड इज इक्वल टू एआर, दिस इज एमआर, फिर एक मार्जिनल कॉस्ट बनाते थे, दिस इज एमसी इज इक्वल टू एमआर, और यहीं से प्राइस ऊपर लेके जाते थे पॉइंट ए, और ये आपकी प्राइस है। तो फिर आप एक एवरेज टोटल कॉस्ट बनाते थे। अब आप अगर नोट करो ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पे, इनको ऑपरेट करना चाहिए इस पॉइंट पे, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां पर एमसी और एआर के हैं इक्वल है, तो ये लोग एलोकेटिवली इनएफिशिएंट भी होते हैं। तो आपने देखो उसको पूरी स्टेटमेंट उलट कर दी। एक तरफ आप बता रहे थे कि यार मोनोपोलिस्टिक बहुत अच्छी होती है, प्राइस चार्ज लो चार्ज करती है, फुली एफिशिएंट होती है। दूसरी तरफ अब तुम कह रहे हो कि नहीं भाई मोनोपोलिस्टिक जो है वो लो प्राइसेस चार्ज नहीं करती, मोनोपोलिस्टिक जो है वो लेस एफिशिएंट होती है। और मोनोपोली की तुम ऊपर बुराई कर रहे थे, नीचे तारीफ कर रहे हो। तो यही होता है, इट इज जस्ट लाइक अ टू साइडेड आंसर। बस फर्क ये होता है कि ये एक इम्बैलेंस्ड टू साइडेड आंसर मैं बच्चों को बोलता हूँ कि 14 मार्क में आप सवाल की स्टेटमेंट से एग्री कर रहे हो और दूसरे में आप उसको डिसएग्री कर रहे हो। ठीक है, नहीं समझ बेटे, ऐसा नहीं होता। अच्छा, फिर एक और आपका यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके अगर हम इवैल्यूएटिव कमेंट्स भी देख रहे हैं ना, तो पूरा आंसर आप रीड कर लेना। इवैल्यूएटिव कमेंट्स सारे वही हैं जो भी मैंने आपको बताए, तो आप आंसर रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, फिर आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 अगेन एक पुराना सवाल है जिसको मैंने चेंज किया है। Assess whether firms operating in a market structure of monopolistic competition are less efficient than those operating in perfect competition। अब ये monopolistic versus perfect competition। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की फर्म्स जो हैं वो लेस एफिशिएंट होती हैं देन परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म्स। सो अगेन यू हैव टू अग्री विद द स्टेटमेंट इन दिस आंसर।
14 मार्क में तो तुम अग्री करोगे। तुम उसको पूरा परफेक्ट कंपटीशन की शॉर्ट रन लॉन्ग रन कंडीशंस बता के एफिशिएंसी वाली बात समझाना, तुम उसको पूरा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का शॉर्ट रन लॉन्ग रन समझा के एफिशिएंसी वाली बात बताना। परफेक्ट कंपटीशन में तुम उसको बोलोगे कि हाँ वो एफिशिएंट होते हैं, जाहिर सी बात है लॉन्ग रन नॉर्मल प्रॉफिट है। अब जाहिर डायरेक्ट लॉन्ग रन में तो नहीं आओगे, शॉर्ट रन में बताओगे, तो आंसर आप रीड कर लेना। और मोनोपोलिस्टिक में शॉर्ट रन बता के लॉन्ग रन नॉर्मल प्रॉफिट का आके बोलना कि देखो ये लोग एफिशिएंट नहीं होते। तो प्योरली एफिशिएंसी पे बात हो रही है। इस सवाल में जो बच्चे फंसे थे ना वो इवेल्युएशन पे फंसे थे। इवेल्युएशन में एक इजी वे आउट तो यहाँ पर यही है कि आप परफेक्ट कंपटीशन की अजम्पशंस के अगेंस्ट चले जाओ, एक तो ये इजी वे आउट है। पर आपको एफिशिएंसी की भी थोड़ी बहुत बात करनी है। क्या परफेक्ट कंपटीशन अगर रियलिटी में फॉर एग्जांपल एग्जिस्ट करता, तो क्या ऐसा कोई इसमें एलिमेंट है इनएफिशिएंसी का? क्या परफेक्ट कंपटीशन में कोई इनएफिशिएंसी का एलिमेंट पॉसिबल है? एक मैंने बताया था आपको जब हम मोनोपोली वर्सेस परफेक्ट कंपटीशन पढ़ रहे थे। परफेक्ट कंपटीशन का सबसे बड़ा मसला क्या है? परफेक्ट कंपटीशन का सबसे बड़ा मसला होता है डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेस, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस। मतलब आप एक चीज को समझोगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स आर मेकिंग द सेम प्रोडक्ट, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ प्रोड्यूसर्स आर मेकिंग द सेम प्रोडक्ट। तो बच्चे ये बोलते हैं कि सर परफेक्ट कंपटीशन में तो बहुत चॉइसेस होती हैं। भाई चॉइसेस नहीं होती परफेक्ट कंपटीशन में। आउटपुट ज्यादा होने का ये मतलब थोड़ी है कि चॉइसेस ज्यादा है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स आर मेकिंग द सेम प्रोडक्ट। तो ये इनएफिशिएंसी है, रिसोर्स जाया हो रहा है। एक ही चीज हर कोई क्यों बना रहा है? ना आप कंज्यूमर को चॉइसेस दे रहे हो, ना आप कंज्यूमर को चॉइसेस दे रहे हो। ये भी लिख सकते हो कि भाई इनकी डायनेमिक एफिशिएंसी नहीं होती बिकॉज दे डोंट अर्न इनफ प्रॉफिट्स, पर वो तो मोनोपोलिस्टिक की भी इतनी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो मोनोपोली और ओलिगोपोली को ही मिलता है नॉर्मली ज्यादा। तो आप उसको बोलना कि भाई परफेक्ट कंपटीशन की अजम्पशन बहुत ज्यादा है, पहली चीज। दूसरा, बोलो जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है ना उसकी बात करो। अब जैसे मोनोपोलिस्टिक रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, तो आप बोलो मोनोपोलिस्टिक जो है वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, तो आप उनको रेगुलेट कर दो। अगर वो इनएफिशिएंट है भी तो उनको आप रेगुलेट कर दो। तो सबसे पहले तो आप उसको ये बोलो कि परफेक्ट कंपटीशन में डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, तो इनएफिशिएंसीज के चांसेस हैं अगर वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता भी है। पहली बात तो करता ही नहीं है। मोनोपोलिस्टिक कंपैरेटिव फर्म्स जो है वो एक्स इनएफिशिएंसी अवॉइड करने की कोशिश करती हैं, कस्टमर को एक्सप्लॉइट नहीं करती, क्योंकि इन दी एंड अगर आप देखो लॉन्ग रन में ये लोग नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा रहे होते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक कोई एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ मनी थोड़ी कमा रहे हैं इन द लॉन्ग रन। दूसरा, बोलो कंपटीशन ज्यादा होता है तो दे हैव द इंसेंटिव टू बी एफिशिएंट। तो आप बेसिकली इवैल्यूएशन में परफेक्ट कंपटीशन की अजम्पशंस के अगेंस्ट जाके ये वाला पॉइंट्स लिख के मोनोपोलिस्टिक की थोड़ी बहुत तारीफ कर देना, और फिर एंड में कह देना कि देखो रियलिटी में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देखो इनएफिशिएंसी तो होगी क्योंकि ये इम्परफेक्ट कंपटीशन है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है कि गवर्नमेंट किस तरीके से उनको रेगुलेट कर रही है, गवर्नमेंट किस तरीके से उनको कंट्रोल कर रही है। अगर वो सर पे चढ़ते जा रहे हैं तो आप उनको रोको, क्योंकि जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं बात उन पे करो ना। परफेक्ट की बात करने का क्या फायदा है जब वो रियलिटी में है ही नहीं? तो फिर आप अपने आंसर को कंक्लूड कर देना। ठीक है, ये भी एक आसान सवाल है। मेजोरिटी मार्केट स्ट्रक्चर्स के जो कंपैरिजंस होते हैं वो एफिशिएंसी पे ही होते हैं। तो जैसे रिसेंटली इस इन फाइल से मैंने 2024 के आंसर्स नहीं डाले, सही है। तो 2024 के पेपर में भी मार्केट स्ट्रक्चर का एक बड़ा अच्छा सवाल आया था, अगर आपको याद हो, परफेक्ट कंपटीशन वर्सेस मोनोपोली का, जिसमें वो सुपर एब नॉर्मल उसके ऊपर था, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स एंड एब नॉर्मल प्रॉफिट्स, सही है। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5, some firms frequently use price discrimination. Assess the view that when this occurs, price discrimination will always benefit the producer at the expense of the consumer and society. So this is June 2023 पेपर 4 वेरिएंट 1। तो आप सवाल की स्टेटमेंट से अग्री करना पहले। आप पहले उसको बताना कि हाँ भाई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से प्रोड्यूसर को बेनिफिट होता है और कंज्यूमर और सोसाइटी को नहीं होता। जब भी सोसाइटी की बात करेगा तो एलोकेटिव एफिशिएंसी की बात टच करोगे आप। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पहले डिफाइन करो, व्हेन यू चार्ज डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कंज्यूमर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट, ये हम कर भी चुके हैं क्लासेस में। कंडीशंस ऑफ इफेक्टिव प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बताओ कि यू शुड हैव द एबिलिटी टू सेट द प्राइस। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ वही कर सकता है जो प्राइस मेकर है। सेपरेबल मार्केट्स होनी चाहिए विद डिफरेंट इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड, क्योंकि मार्केट ए में अगर तुम एक चीज महंगी बेचोगे तो मार्केट बी में सस्ती बेचोगे। तो अगर दोनों मार्केट्स में कस्टमर्स का कनेक्शन हुआ तो फिर आपकी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फेल हो जाएगी और आप बदनाम अलग हो गए। एंड द प्रोडक्ट कैन नॉट बी रीसोल्ड। ऐसा ना हो कि एक कस्टमर मार्केट ए से खरीद के मार्केट बी में बेच रहा है या मार्केट बी से खरीद के मार्केट ए में बेच रहा है, तो ये मसले भी आपकी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को खराब कर देते हैं, सही है। फिर आपको कोई एक डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर बतानी है, और हमेशा आपको चाहिए कि आप थर्ड डिग्री बताओ, क्योंकि थर्ड डिग्री सबसे ज्यादा
एनालिटिकल होती है जिसको आप समझा सकते हो। फर्स्ट डिग्री तो वही होती है जिसमें आप कंज्यूमर सरप्लस के अकॉर्डिंगली चार्ज करते हो, विलिंगनेस के अकॉर्डिंगली चार्ज करते हो। सेकंड डिग्री में आप उसको बल्क डिस्काउंट वाली बातें बताते हो। सही है, कह सकते हैं, ऐसा मसला नहीं है। और तीसरा जो मॉडल है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, व्हेन यू चार्ज डिफरेंट प्राइसेस इन डिफरेंट मार्केट्स। चलिए, जैसे दुबई में अलग प्राइस चार्ज कर रहे हो, पाकिस्तान में अलग कर रहे हो। तो इम्पैक्ट ऑन सप्लायर एंड इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर बताना है तीन चीजों पे, विच इज प्राइस, आउटपुट एंड प्रॉफिट, और कंज्यूमर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा इन सारी चीजों का। तो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन उसको बताओ, चार्ज डिफरेंट प्राइसेस इन डिफरेंट मार्केट्स अकॉर्डिंग टू द पीडी टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू एंड हेंस प्रॉफिट्स। इफ दे चार्ज द सेम प्राइस इन ऑल मार्केट्स, उनके कंबाइंड प्रॉफिट्स जो हैं वो कम होते हैं। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से बिजनेस को फायदा होता है। अब कंज्यूमर को क्या देखो, सप्लायर के तो मैंने बेनिफिट्स बता दिए, कंज्यूमर को क्या नुकसान है। कंज्यूमर को नुकसान ये है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से यू आर चार्जिंग हाई प्राइसेस, इससे कंज्यूमर सरप्लस कम होता है, इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होता है। जब हम सप्लायर की बात करते हैं तो प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, एमसीजी का एमआर पे ऑपरेट करते हैं, एलोकेटिव एफिशिएंट ये लोग नहीं होते, तो मार्केट फेलियर के यहाँ पर चांसेस हैं। तो आप ये वाली बात भी फिर वहां पर उसको कर सकते हो, ठीक है। और फिर इवैल्यूएशन में आप पूरी स्टेटमेंट को रिवर्स कर दो, आप बोलो कि भाई कभी कभार कंज्यूमर्स को बेनिफिट होता है। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से कंज्यूमर्स को कब बेनिफिट होगा, अगर आप किसी ऐसी मार्केट में बैठे हो जहां पर डिमांड इलास्टिक है, तो आपको तो कम प्राइस चार्ज की जाएगी, तो पहला फायदा। इफ यू आर इन अ मार्केट विद द डिमांड इज इलास्टिक, द प्रोड्यूसर विल चार्ज लेस प्राइस फ्रॉम यू, तो कंज्यूमर का बेनिफिट है। दूसरा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से सप्लायर्स के बहुत ज्यादा बढ़ते हैं प्रॉफिट्स, फिर उन प्रॉफिट्स को वो लोग री इन्वेस्ट करते हैं, तो इन दी एंड फायदा तो कंज्यूमर का ही हो रहा है ना। ये भी एक पॉइंट आप लिख सकते हो। फिर आप ये भी लिख सकते हो कि भाई इनोवेशन होगी, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बढ़ेगी। अच्छा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में मल्टीपल डिस्काउंट्स भी होते हैं, सही है, तो इन चीजों से भी सारे फायदे उसको ही हो रहे हैं, ठीक है। तो इवैल्यूएशन इसकी लाजमी रीड करना। वैसे तो ये एक ऐसा सवाल है जो कि बहुत कम चांसेस है कि रिपीट हो, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत रेयर होते हैं, तो ये दीज क्वेश्चंस आर वेरी रेयर। डायग्राम आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का बना सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक डायग्राम आप ये बना सकते हो कि, जैसे मैं ये वाली आपको बना के दिखा देता हूँ। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में ये वाला ग्राफ बनता है, जैसे दो डिफरेंट मार्केट्स हैं, एक में डिमांड इलास्टिक है और एक में इनइलास्टिक है, तो देखो कैसे बनाओगे आप। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखोगे प्राइस कॉस्ट रेवेन्यू, फिर यहाँ पर आप लिखोगे क्वांटिटी, दिस इज ओरिजिन। पहले एक इनइलास्टिक डिमांड बनाओ, ये एक मार्केट है जहां पर मेरे प्रोडक्ट्स की डिमांड इनइलास्टिक है, और ये एक मार्केट है जहां पर मेरे प्रोडक्ट्स की डिमांड इलास्टिक है। सही है, डिमांड इज इक्वल टू ए आर एम। फिर क्या करोगे, जो कॉमन एम आर होगा ना, देखो यहाँ पर जो इंटरसेक्शन हो रहा है दोनों एम आर का, देखो इंटरसेक्शन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। जब दोनों एम आर का इंटरसेक्शन जो है वो यहाँ पर हो रहा है, तो यहीं से एक मार्जिनल कॉस्ट खींच दो, तो ये आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट हो गया। इसी क्वांटिटी से प्राइस को ऊपर लेके जाओ, तो दिस इज क्वांटिटी। एक एआर से टकराओगे तो एक प्राइस निकल जाएगी, दूसरे एआर से टकराओगे तो दूसरी प्राइस निकल जाएगी। क्लियरली फर्क नजर आ रहा है कि जो इलास्टिक वाली मार्केट्स में यू आर चार्जिंग लेस प्राइस, एंड इन इलास्टिक वाली मार्केट्स में यू आर चार्जिंग हाई प्राइस। तो इससे आप बड़ी इफेक्टिवली शो कर सकते हो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के कॉन्सेप्ट को। बट इट इज नॉट नेसेसरी टू मेक दिस डायग्राम, इसके बगैर भी आंसर हो सकता है। तो वैल्यूएशन मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, तो जो पीडीएफ होगी उसमें सही से आंसर रीड कर लीजिएगा। अच्छा, फिर ये एक ओलिगोपोली का क्वेश्चन है। This is March 23, paper 4 variant 2. Some firms in oligopoly markets choose to collude rather than engage in price competition. This will lead to higher prices and a less efficient allocation of resources. कह रहा है कुछ firms oligopoly markets में collude करती हैं। collude का मतलब क्या होता है, when the firms cooperate with each other। अगर आपको याद हो, oligopoly में दो मॉडल्स होते हैं, एक collusive और एक नॉन collusive। collusive मॉडल में दो चीजें आती थी, अगर आपको याद हो। collusive मॉडल में एक चीज आपकी होती थी कार्टेल्स, और दूसरी होती थी प्राइस लीडरशिप। और नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली में आपके पास किंग डिमांड कर्व होता था और गेम थ्योरी होती थी। तो सम फर्म्स इन ओलिगोपोली मार्केट्स चूज टू कल्यूड रादर देन एंगेज इन प्राइस कंपटीशन। तो प्राइस कंपटीशन का मतलब है नॉन कोलिजिव, तो नॉन कोलिजिव में कोई भी आप एक मॉडल समझा देना उसको। दिस विल लीड टू हायर प्राइसेस एंड लेस एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो बेसिकली मुझे कल्यूजन की बुराइयां बतानी है, मुझे कार्टेल्स की बुराइयां बतानी है, वेयर द फर्म्स मेक अ कार्टेल टुगेदर, आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द कोटास, प्राइस हाई चार्ज करते हैं, कस्टमर को एक्सप्लॉइट करते हैं। प्राइस लीडरशिप में आप एक ही सप्लायर को फॉलो कर रहे हो, तो जो अपनी प्राइस सेट करता है, जैसे एप्पल इज अ लीडर, एप्पल जो प्राइस करता है बाकी भी वही करते हैं। और एफिशिएंसी के ऊपर बात करना, तो पहले ओलिगोपोली डिफाइन करो, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, जैसे 3 to 4 लार्ज फर्म्स हैं,
हाई बैरियर्स टू एंट्री है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ओलिगोपोली में कॉन्सेंट्रेशन रेशियो होता है, अगर आपको याद हो। जैसे फॉर एग्जांपल इफ द कॉन्सेंट्रेशन रेशियो इज CR4, तो CR4 का मतलब ये हुआ कि CR4 अगर 80% है, तो CR4 अगर 80% है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लार्जेस्ट 4 फर्म्स है ना मार्केट की, उनका मिला के जो मार्केट शेयर है वो 80% है। जैसे एक मार्केट में 100 फर्म्स हैं, और उन 100 फर्म्स में से जो 4 लार्जेस्ट फर्म्स है उनका मिला के शेयर 80% है, और बाकी 96 फर्म्स का जो मिला के शेयर है वो 20% है। तो दिस इज व्हाट ओलिगोपोली इज, व्हेन द मार्केट इज फोकस्ड ऑन अ फ्यू लार्ज फर्म्स, कॉन्सेंट्रेटेड। देखो इससे समझ आ रहा है। तो नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली के बारे में उसको थोड़ा बता दो। जैसे इंटरडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट होता है, एक दूसरे पर नजर रखना, प्राइस रिजिडिटी का कॉन्सेप्ट होता है, सही है। कॉन्सेंट्रेशन रेशियो आप विदाउट न्यूमेरिकल एग्जांपल बेटा समझा ही नहीं सकते। प्राइस रिजिडिटी का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, नॉन प्राइस कंपटीशन है, एडवर्टाइजमेंट है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स है। बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मैं इसको खाली इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ये। तो ये किंग डिमांड कर्व का बेसिक डायग्राम बना के इसकी बेसिक नॉलेज दे देना। किंग डिमांड कर्व मॉडल में अगर आपको याद हो कि जब आप प्राइस को बढ़ाते हो तो इलास्टिक रिस्पॉन्स होता है, बिकॉज नो वन फॉलोज यू, और जब आप प्राइस को कम करते हो तो इनइलास्टिक रिस्पॉन्स होता है, बिकॉज एवरीवन फॉलोज यू। तो द प्राइस ऑलवेज रिमेन्स द सेम। तो आपने उसको ये चीज बता दी। अब आप उसको बताओगे कि कल्यूजन से नुकसान क्या होते हैं। कल्यूजन से हाई प्राइसेज होती हैं और एफिशिएंसी कम होती है। तो कल्यूजन में आप उसको सबसे पहले कार्टेल के बारे में बताओ। बोलो जब फर्म्स आपस में कल्यूड करती हैं तो वो कार्टेल बनाती हैं और वो आर्टिफिशियली आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट करती हैं। वो कोटा सेट करते हैं और उसके थ्रू जो है वो आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। सबको बता दिया जाता है कि आपको इतना बनाना है। अब शॉर्टेज जब क्रिएट होगी तो मार्केट में बढ़ जाती है प्राइसेस। अब ये लोग ये क्यों करते हैं? ये लोग ये इसलिए करते हैं ताकि बैरियर्स मार्केट में बढ़ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए मार्केट में, कंपटीशन कम हो जाए, अनसर्टेनिटी इन द मार्केट कम हो जाए। पर बात सारी यही है कि आप कार्टेल बन के मार्केट स्ट्रक्चर ही चेंज कर रहे हो। आप कार्टेल बना के ओलिगोपोली से मोनोपोली की तरफ आ चुके हो, क्योंकि अब ओलिगोपोली थोड़ी है। अब 3 to 4 लार्ज फर्म्स आपस में कंपीट थोड़ी कर रही हैं। अब 3 to लार्ज फर्म्स मिलके एक हो चुकी हैं। जब वो मिलके एक हो चुकी हैं तो मोनोपोली बन गई है, मोनोपोली का ग्राफ बना दिया। इसी से सारी चीजें लिंक कर दो, हाई प्राइसेस, लेस एफिशिएंसी, सब यहाँ से हो जाएगा। बोलोगे ये लोग मिलकर आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो कम क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है इनको असूलन यहाँ पर ऑपरेट करना चाहिए विद एमसी इज इक्वल टू एआर। बट ये क्यों करेंगे यहाँ पे? ये लोग तो एमसी इज इक्वल टू एमआर पे ऑपरेट करेंगे। तो दे चार्ज हाई प्राइजेस, दे चार्ज हाई प्राइजेस, जिसकी वजह से क्या होता है मार्केट में। जैसे अगर मैं आपको ये डायग्राम बना के भी दिखाऊं ना एक बार, ताकि आपको रिवाइज हो जाए, देख लो एक बार। जैसे आप ये ग्राफ कैसे बनाओगे, प्राइस कॉस्ट रेवेन्यू क्वांटिटी ओरिजिन। जब भी मोनोपोली का ग्राफ बनाते हैं तो इनइलास्टिक सिनेरियो दिखाना होता है, तो डिमांड इज इक्वल टू एआर एमआर। पहले बेसिक ग्राफ कंप्लीट कर लिया करो। ये आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट हो गई, ठीक है। फिर आपने क्या करा, आपने यहाँ पर जो है वो एक इक्विलिब्रियम शो करा, दिस इज एमसी इज इक्वल टू एमआर। यहीं से आपने एक प्राइस निकाली, यहीं से आपने एक कॉस्ट निकाली। तो दिस इज प्राइस, दिस इज कॉस्ट, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, एंड दिस इज द एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ मोनोपोली। फिर आपने बोला कि यार इनको असूलन जो है ना पब्लिक सेक्टर मोनोपोलीज की तरह एक्ट करना चाहिए, इनको यहाँ ऑपरेट करना चाहिए। अब जब ये लोग यहाँ पर ऑपरेट करेंगे तो ये तो एलोकेटिव एफिशिएंट पॉइंट है, तो जाहिर सी बात है प्राइस तो कम ही होगी एज कम्पेयर टू जो अभी प्राइस है, और आउटपुट भी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू जो अभी आउटपुट है। तो आउटपुट का भी फर्क है। तो क्लियरली नजर आ रहा है कि एक मोनोपोली अंडर एलोकेशन भी कर रही है, हाई प्राइसेस भी चार्ज कर रही है। फिर आप उसको ये भी बोलो कि क्योंकि आप अंडर एलोकेशन कर रहे हो तो दिस ट्राइंगल इज द डेड वेट लॉस। तो आपने एलोकेटिव इनएफिशिएंसी का भी बता दिया, आपने हाई प्राइसेस का भी बता दिया, तो सारी चीजें आपने एक ही ग्राफ से उसको कवर करके दे दी। सही है। तो ओलिगोपोली से मोनोपोली कर देना क्वेश्चन को, और उसको फिर सारी चीजें समझा देना, ठीक है। तो ये सब आपने उसको बता दिया। अब आपको लीडरशिप के बारे में बताना है। बोलो कि भाई कलूसिव ओलिगोपोली में एक और मॉडल होता है। कॉस्ट नहीं बेटा, एलोकेटिव एफिशिएंसी पे कभी भी कॉस्ट नहीं निकालते, बेगी बेगी बातें कर रहे हो। घर पे एक मजबूत दीवार ढूंढ और उस पर सर मार दे अपना, या मैं मार दूंगा अभी। एक कल्यूसिव ओलिगोपोली जो है वो डोमिनेंट ओलिगोपोली होती है, सही है। लीडरशिप होती है यहाँ पर, बेसिकली जो एक बंदा प्राइस सेट करता है उसकी प्राइस को फॉलो करते हैं, ठीक है। दिस इज अ मॉडल, पर यहाँ पर भी आप कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट ही कर रहे हो, बिकॉज यू आर चार्जिंग हाई प्राइसेस। तो आपने सवाल की रिक्वायरमेंट मीट कर ली, ठीक है। यू आर चार्जिंग हाई प्राइसेस, एक्स एफिशिएंट होते हैं, मेहनत नहीं करते, तो ये सारी बातें आपने उसको बता दी। ये आपका A1 और A2 यहाँ पर खत्म हो गया। अब आपको कल्यूजन के फायदे बताने हैं। तो कल्यूजन के फायदे बताने का मतलब है बेसिकली यू आर टेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ मोनोपोली, क्योंकि कार्टेल एक मोनोपोली है, तो मोनोपोली के फायदे बताओ। आप उसको बोलो भाई कल्यूजन हो रहा है तो फर्म्स का साइज बड़ा हो रहा है, मोर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर्स को मिल रहे हैं, चॉइसेस बढ़ेंगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तो बेनिफिट्स बताओ। बोलो डायनेमिक एफिशिएंसी के चांसेस बढ़ेंगे, दे विल हैव द मनी टू स्पेंड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इससे आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है वो नीचे शिफ्ट होगा इन द लॉन्गर टर्म।
सही है। आप बोलो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो सकते हैं, तो एग्जांपल दो, मैनेजेरियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, परचेजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जैसे बल्क डिस्काउंट्स वगैरह, तो इससे भी कंज्यूमर के लिए प्राइसेस कम हो सकती हैं। फिर आप बोलो नेगेटिव इफेक्ट्स अगर और बचे भी हैं, जैसे रियलिटी में कार्टेल्स हैं, जैसे ओपेक इज अ कार्टेल, पर गवर्नमेंट अलाउ कर रही है ना, क्यों अलाउ कर रही है? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि बेनिफिट्स भी हैं। तो जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो गवर्नमेंट कंट्रोल करे भाई। अब हर बुरी चीज आप बंद थोड़ी कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट है, टैक्सेशन है, बिल्कुल 100 चीजें हैं। अब हर बुरी चीज आप खत्म थोड़ी कर सकते हो, तो आप रेगुलेट करके उनको कंट्रोल करो, अगर वो आपको तंग कर रहे हैं तो। अगर तंग नहीं कर रहे तो काम करने दो उनको, कोई मसला थोड़ी है। तो इसका भी जो है वो आंसर रीड कर लीजिएगा, फाइल में आपको मिल जाएगा मेरे ख्याल में। ये तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का है, ये और ये वाला आंसर है सही, तो इसको रीड करना, क्वेश्चन नंबर 6। बोलो कल्यूजन, बेटा कल्यूजन के बेनिफिट्स बता रहे हो ना, तो चीटिंग क्यों लिखोगे आप? आप इवैल्यूएशन में कल्यूजन के फायदे बता रहे हो, तो आप चीटिंग का क्यों बताओगे उसको? प्राइस लीडरशिप से बेटा प्राइसेस बढ़ती हैं, कम थोड़ी होती हैं। प्राइस लीडरशिप से प्राइस कैसे कम होगी? एलोकेटिव एफिशिएंसी में कभी भी कॉस्ट नहीं दिखाते, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव कभी भी प्रॉफिट नहीं होता। जब आप सोसाइटी के बारे में सोचते हो ना, फिर आप प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचते। तो एलोकेटिव एफिशिएंसी में कभी भी कॉस्ट नहीं निकालना, जरूरत नहीं है, निकाल भी लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस जरूरत नहीं है। अरे हाँ व्हाट्सएप पे भेज दूंगा यार, एक तो बिल्कुल ही परेशान कर रहे हो आज यार मेरे को। संगम अगेन वही बात है, फायदे बताने बेटा, नुकसान नहीं बताने। इवैल्यूएशन में फायदे बताने। कार्टेल एक्सप्लॉइट अगर गवर्नमेंट की एबिलिटी टू रेगुलेट करेगा तो इवैल्यूएशन में नहीं आएगा, ये इवैल्यूएशन में फायदे बताने हैं। प्राइस लीडरशिप और कार्टेल दोनों बताने गुलजार बेटा जरूरी नहीं है, आप अगर सिर्फ कार्टेल से भी समझा दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। प्राइस लीडरशिप मैंने एक्स्ट्रा लिखा था, ठीक है। समीर अभी आएगी बेटा, अभी भेजूंगा ना क्लास के बाद, क्लास से पहले थोड़ी डलती है। उसको अब देखो टेक्निकल पॉइंट लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, अच्छा पॉइंट लिख सकते हो। अब यहाँ मैं बोल नहीं रहा, अभी आज जिस तरह के बच्चे सवाल पूछ रहे हैं ना, बिल्कुल घबरा जाएंगे अगर ये पॉइंट बोल दिया मैंने। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 एक बहुत आसान सवाल है। नवंबर 2023 पेपर 4 वेरिएंट 1, 9 सवाल है टोटल। A government allows the merger of two large firms in the same industry with the help of a diagram. Evaluate the view that this merger should not have been allowed. तो दिस मर्जर शुड नॉट हैव बीन अलाउड, तो पहले तो आप अग्री करोगे हाँ भाई दिस मर्जर शुड नॉट हैव बीन अलाउड। अब आपको खुद अपने लिए चीज को आसान करना है। आप बोलो कि दो फर्म्स आपस में मर्ज कर रही हैं, मोस्ट लाइकली दिस विल बिकम अ मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर, तो मोनोपोली की बुराई बता दो। वैसे तो ये हॉरिजॉन्टल मर्जर है, दिस लीड्स टू मोनोपोली। मोनोपोली अपनी मार्केट डोमिनेंस के थ्रू शॉर्टेज क्रिएट करेगी, हाई प्राइसेस चार्ज करेगी, एब नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाएगी, स्मॉलर फर्म्स को मार्केट से बाहर दफा करेगी। मे लीड टू इनएफिशिएंसीज, एक्स इनएफिशिएंट होती है, प्रोडक्टिवली इनएफिशिएंट है, ज़ाहिर है मेहनत नहीं करती भाई, कॉस्ट बढ़ ज्यादा होती है। एलोकेटिव एफिशिएंसी के लिए फिर वापस वही ग्राफ बनाओ, देखो हर सवाल में एक ही ग्राफ आ रहा है, ठीक है। अब बोलो कि हाँ भाई ये मर्जर अलाउ नहीं होना चाहिए था, अग्री करोगे ना सवाल के स्टेटमेंट से, डिसएग्री तो वैल्यूएशन में करना है। फिर उसको बोलो कि भाई नेचर ऑफ द गुड्स अगर देखें तो कस्टमर के लिए चॉइस भी कम हो रही है, जैसे अगर दो बैंक आपस में मर्ज हो रही है तो कस्टमर के लिए तो एक ही बैंक है ना। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से कंज्यूमर सरप्लस कम हो रहा है। पोटेंशियल नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द लेबर मार्केट, क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज को अवॉइड किया जाता है। जब दो फर्म्स आपस में मर्ज होंगी तो दो एचआर डिपार्टमेंट होंगे, तो एक एचआर डिपार्टमेंट तो खत्म करोगे ना, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकती है। फिर इवेल्युएशन में बोलो कि नहीं भाई ये मर्जर अलाउ होना चाहिए था, अयान लिख सकते हैं ये मर्जर अलाउ होना चाहिए था। ये मर्जर क्यों अलाउ होना चाहिए था? क्योंकि साइज बढ़ रहा है, चॉइसेस बढ़ रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, एब नॉर्मल प्रॉफिट्स इन्वेस्ट होंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो डायनेमिक एफिशिएंसी के चांसेस बढ़ेंगे। फिर आप उसको बोलो कि आउटपुट ज्यादा है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, कस्टमर को बेनिफिट मिल सकता है। फिर आप बोलो कि एक बड़ी फर्म एक्सपोर्टेबल आउटपुट बनाती है, एक छोटी फर्म का आउटपुट कभी भी एक्सपोर्ट नहीं होता, बड़ी फर्म का आउटपुट एक्सपोर्ट होता है, तो इनका आउटपुट इज एक्सपोर्टेबल विच माइट इंक्रीज माई एक्सपोर्ट्स। फिर आप बोलो इनके प्रॉफिट ज्यादा होते हैं तो ये कॉर्पोरेशन टैक्स भी बहुत पे करते हैं, अंडर अ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि प्रोग्रेसिव टैक्स टैक्स सिस्टम में व्हेन यू अर्न मोर यू पे मोर टैक्स, तो ये बेनिफिट है, सही है, दिस इज अ बेनिफिट। क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम देखें तो इसका भी आंसर काइंडली आप देख लेना फाइल में। तो ये बेसिकली मोनोपोली के प्रोज एंड कॉन्स का सवाल था, अगर देखा जाए तो अगर मोनोपोली के प्रोज एंड कॉन्स का भी सवाल आता है ना, सेम आंसर होगा, समझ रहे हो? कि क्या मोनोपोली हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट में ऑपरेट नहीं करती? ये सवाल आ चुका है पहले एक बार, तो चांसेस हैं कि ये आ सकता है।
क्वेश्चन नंबर 8, अब ये पुराना सवाल है। एक्सप्लेन, ये ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म्स को टच करेगा थोड़ा। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द इक्विलिब्रियम ऑफ अ परफेक्टली कंपैरेटिव फर्म। तो इक्विलिब्रियम ऑफ अ परफेक्टली कंपैरेटिव फर्म का क्या मतलब है? व्हाट इज इक्विलिब्रियम ऑफ अ परफेक्टली कंपैरेटिव फर्म? What is equilibrium of a perfectly comparative firm? That is MC is equals to MR. ठीक है? And consider the view that equilibrium is always achieved in perfect competition, but never in a monopoly market. कह रहे क्या monopoly market में equilibrium कभी achieve नहीं होता? तो पहले तो आप उसको बताओ कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है, इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या है, मोनोपोली क्या है। इक्विलिब्रियम समझो, एमसी इक्वल्स टू एमआर, पूरा परफेक्ट कंपटीशन का, ये आपकी पहली डायग्राम होगी। फिर आप परफेक्ट कंपटीशन की शॉर्ट रन कंडीशंस बताओ, दूसरी डायग्राम। तीसरी डायग्राम में लॉन्ग रन कंडीशन बताओ। और फिर मोनोपोली की शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कंडीशन तो एक ही डायग्राम में होती है। मतलब जब आपको मोनोपोली का डायग्राम उसको बनाना होगा तो आप सिंपली एब नॉर्मल प्रॉफिट वाला ग्राफ दिखा देना। अब सवाल का ना 14 मार्क का स्टेटमेंट तो बहुत आसान था कि भाई परफेक्ट कॉम्पिटिशन मोनोपोली के बारे में जो आता है बता दो। पर इवैल्यूएशन में आपको ये बताना है कि क्या हमेशा इक्विलिब्रियम परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट्स में अचीव होता है पर मोनोपोली में नहीं होता? क्या मोनोपोली एमसी इक्वल्स टू एमआर पे कभी भी नहीं होती? भाई होती है, पर कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जब मोनोपोली अपने ऑब्जेक्टिव को चेंज करती है। क्या परफेक्ट कंपटीशन एमसी इक्वल्स टू एमआर के अलावा ऑपरेट कर सकती है? परफेक्ट कंपटीशन तो एमसी इक्वल्स टू एमआर से कभी हट ही नहीं सकती, वो तो हमेशा एमसी इक्वल्स टू एमआर पे रहेगी। ऑल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव्स आर ओनली फॉर लार्ज फर्म्स, नॉट स्मॉल फर्म्स। सही है? तो आप उसको बोलो कि देखो पहली बात, परफेक्ट कंपटीशन में तो हमेशा ही एमसी इक्वल्स टू एमआर है, क्योंकि एमसी इक्वल्स टू एमआर से हटना दे कैन नॉट अफोर्ड, दे कैन नॉट अफोर्ड टू मूव अवे फ्रॉम दिस ऑब्जेक्टिव, इनकी औकात से बाहर है। मोनोपोली कभी कभार एमसी इक्वल्स टू एमआर पे ऑपरेट नहीं करती, क्योंकि एमसी इक्वल्स टू एमआर के अपने डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि ये एक एस्टिमेशन होती है। आपके शॉर्ट रन के प्रॉफिट्स लॉन्ग रन से कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपका प्रॉफिट देख के मार्केट में कंपटीशन आ जाए, हो सकता है आपका प्रॉफिट देख के गवर्नमेंट इंटरवीन करना शुरू कर दे, हो सकता है प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम है, हो सकता है प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मोनोपोली को अपना ऑब्जेक्टिव चेंज करना पड़ा। वो सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन पे आ गया, या वो सेल्स वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन पे आ गया। You should know the difference between sales revenue maximization, which is MR is equals to 0, and sales volume maximization, which is MC is equals which is AC is equals to AR. ये देखो एक गड़बड़ बच्चे करते हैं, रिसेंट पास्ट पेपर में भी बच्चों ने करा है। पेपर में अगर सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन लिखा हुआ है तो MR is equals to 0 है। पेपर में अगर सेल्स वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन लिखा हुआ है तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू है। अगर पेपर में सिर्फ सेल्स मैक्सिमाइजेशन लिखा हुआ है तो फिर इसका क्या मतलब होगा? अगर पेपर में सिर्फ ये लिखा हुआ है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, अगर सिर्फ सेल्स मैक्सिमाइजेशन लिखा हुआ है तो यू विल कंसीडर दिस एज वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन। ठीक है? अगर पेपर में सिर्फ सेल्स मैक्सिमाइजेशन लिखा हुआ है यू विल कंसीडर दिस एज सेल्स वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन। वो आपको लाजमी कंफ्यूज करेगा। तो आप उसको बोलो कि भाई ऑल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो मोनोपोली में एग्जिस्ट कर सकते हैं, पर ये जो सवाल की स्टेटमेंट है ना वो बड़ी अजीब है कि मोनोपोली में कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं होता। भाई एमसी इक्वल्स टू एमआर पे वो ऑपरेट करते हैं, पर कुछ सिनेरियोज हैं जिसमें कभी कभार वो अपने ऑब्जेक्टिव को चेंज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं आपको डायग्राम्स दिखाऊं ना, तो सबसे पहले तो आपको डायग्राम 1 में ये एमसी इक्वल्स टू एमआर दिखाना है, डायग्राम 2 में ऑल इन वन दिखाना है, डायग्राम 3 में नॉर्मल प्रॉफिट दिखाना है। तो ये तो परफेक्ट कंपटीशन के ग्राफ्स हैं। मोनोपोली के आप ये वाले जो है ना बेसिकली दो डायग्राम्स बनाओगे, जिसमें एक में आप उसको जो है वो एमसी इक्वल्स टू एमआर दिखाओगे, जो मोनोपोली का ग्राफ है प्रॉफिट का, और एक डायग्राम 5 बनाओगे जिसमें आप बोलोगे कि भाई प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम की वजह से ऑब्जेक्टिव चेंज हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग जो है ना वो कहां पर आ गए, हम लोग जो है वो कहां पर आ गए, सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन पे आ गए। ठीक है? इवैल्यूएशन देखो, अगर आपका कंक्लूजन पढ़ो ना तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि in order to conclude, it is true that perfect competition, a firm will always achieve equilibrium. However, the statement incorrectly claims that a monopoly will never achieve equilibrium. As seen in the argument above, it is possible for a monopoly to achieve equilibrium at different points, depending on the objective it aims to fulfill. Thus, firms operating in either perfect competition or monopoly markets can achieve equilibrium. और आखिरी क्वेश्चन जो है वो बेसिकली इट इज द सेम एज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 एक बार वापस रीड कर लो। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय इक्विलिब्रियम ऑफ अ परफेक्टली कंपैरेटिव फर्म and consider the view that equilibrium is always achieved in perfect competition but never in a monopoly market. So question number 9 is exactly same. The theory of the firm that assumes perfect knowledge and the aim of profit maximization can be found only in perfect competition. In monopoly those assumptions do not apply. देखो किस तरीके से इसने दो सवालों को रिपीट करा है, ये इस तरह आपको पेपर में घुमाएगा
सवाल रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सही से ट्रांसलेट करा करो क्वेश्चन अपने दिमाग में। कभी कभार एक बहुत आसान सवाल को बच्चे मुश्किल बना देते हैं। जैसे ऊपर वाला जो मर्जर वाला सवाल था, वो एक मोनोपली का क्वेश्चन था, पर बच्चे समझ रहे थे सर यार ये मर्जर आ गया, यार ये कैसा टॉपिक है। भाई मोनोपली है, वो टू मर्ज हो रही है फर्म्स आपस में, लार्ज फर्म्स का सवाल है वो, मोनोपली है, प्रोज एंड कॉन्स बता दो, खत्म। आप डिसाइड करोगे कि आप कौन से मार्केट स्ट्रक्चर से उस आंसर को पोर्ट्रे कर रहे हो। सही है। असल बेटे बहुत मैक्रो की तरफ आप जा रहे हो, सिंपल रखो चीजों को। चाहिए तो दिस इज द सेम आंसर, बस कंक्लूजन को थोड़ा चेंज कर लेना। कंक्लूजन में थोड़ा सवाल के अकॉर्डिंगली बात कर लेना, बस बाकी पूरा सेम आंसर है, विद द सेम डायग्राम, एवरीथिंग इज सेम। तो दिस इज सेम एज क्वेश्चन 8। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया फाइल में। The entire answer is the same as question 8, only the conclusion is slightly different, तो मैंने conclusion लिख दिया, ठीक है। There it is।